दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। पिछले लोकसभा सत्र में एनडीए की सरकार यानी कि मोदी सरकार ने संसद के अंदर नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कराया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी कि महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा और राज्यसभा में आरक्षण, वो पुरानी मांग जो लंबे समय से चली आ रही थी कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए विधानसभाओं और लोकसभा के अंदर। और वो मुद्दा जो दशकों से हर बार संसद के अंदर आता था लेकिन पास नहीं होता था, और उस मुद्दे को, उस मसले को संसद में ला करके मोदी सरकार ने न केवल पारित करवा दिया बल्कि राष्ट्रपति जी की मोहर के बाद कानून भी बन गया और तय हो गया कि देश के अंदर लोकसभा हो या राज्यसभा हो या अन्य प्रदेशों की विधानसभाएं हो, सभी में 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। यानी कि 33% महिलाएं चुनाव जीतकर संसद के अंदर, विधानसभाओं के अंदर, राज्यसभा के अंदर जाएंगी। अब बड़ी बात यह है कि जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हो गया और आज जब भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव प्रचार में जुटी हुई है, तो चुनाव का एक बड़ा मुद्दा नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी है। आपको याद होगा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जब इन राज्यों में चुनाव हुए थे, इन चुनावी राज्यों में जब भारतीय जनता पार्टी गई थी, तो राजस्थान के अंदर जो पहला कार्यक्रम हुआ वो तमाम महिलाओं के जिम्मे था। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की महिला तमाम नेत्रियां उस कार्यक्रम की आयोजक भी थी, वक्ता भी थी, और उस कार्यक्रम के अंदर यानी कि मंच संचालन से लेकर के और संबोधन सम्मान सभी महिलाओं के हवाले था। तो 2024 का अब जब रण शुरू हो चुका है, लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और लोकसभा चुनाव के बाद आएगा हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव, और तब ये लड़ाई और बड़ी हो जाएगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर, देखिए लोकसभा का मसला थोड़ी देर के लिए रख दीजिए क्योंकि लोकसभा के अंदर 543 सीटें हैं, और आप मान लें तो भले ही आपको नारी शक्ति राजनीति में दिखती तो हो, लेकिन वो भूमिका और वो भागीदारी नारी शक्ति की अभी नहीं है जो आने वाले समय में होने वाली है। और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद यानी कि जो लगभग मई तक नई सरकार बन जाएगी, जिसकी संभावनाएं, चर्चाएं हैं कि मोदी पार्ट 3.0 यानी कि मोदी पार्ट 3 आ सकता है, जिसकी बहुत जोर से संभावनाएं हैं, तमाम सर्वे भी कह रहे हैं। और इसके बाद शुरू हो जाएगा हरियाणा विधानसभा का काउंटडाउन। और मैं आपसे बात करने चला हूं कि भले ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी कि जिसके तहत महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना है विधानसभा और लोकसभा के अंदर, तो क्या 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है ये उसका ट्रायल भी हो सकता है। बात इसलिए कि क्या नारी शक्ति को यानी कि महिलाओं को आगे करने के लिए 2024 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा में खासकर भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा फॉर्मूला बना सकती है जिसकी बड़ी चर्चाएं हैं, और भाजपा के सूत्र बताते हैं कि खासकर विधानसभा चुनाव के अंदर युवा और महिला पर खास फोकस रहेगा भारतीय जनता पार्टी का। तो इस स्थिति में आपसे मैं चर्चा करने चला हूं, सिलसिलेवार आपसे बात किया करेंगे कि हरियाणा के कौन से जिलों में कौन सी महिला नेत्रियां या कार्यकर्ता सक्रिय हैं कि जो चुनाव मैदान में दिख सकें, कौन सी महिला नेत्रियां या महिला कार्यकर्ता सक्रिय हैं कि जिनको चुनाव मैदान में उतारा जा सके। और इसकी आप बानगी भर समझिए कि कुछ स्थानों पर महिला नेत्रियों के पोस्टर बैनर भी दिखाई पड़ने लगे हैं। और आज आपसे मैं बात करने चला हूं पलवल जिले को लेकर के कि पलवल जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कौन सी महिला नेत्रियां सक्रिय हैं, क्योंकि पलवल जिले के अंदर विधानसभा की 3 सीट आती हैं, और विधानसभा की 3 सीट के लिहाज से देखें और 33% आरक्षण की बात पर अगर चलें तो फिर एक विधानसभा की सीट महिला कोटे में जा सकती है। हो सकता है कि किसी महिला नेत्री को तैयार किया जाए, और वो महिला नेत्री कौन हो सकती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर महिला नेत्रियों की सक्रियता की बात की जाए तो जब भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुई, जो लोग पलवल जिले के बारे में जानते हों,
तो दयारानी और मूर्ति शर्मा दो नाम रहा करते थे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, जिनको माना जाता था कि भाजपा की ये ग्रास रूट वर्कर्स रही हैं। दोनों अब उम्र दराज भले ही हो चुकी हैं और आज भी आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में दिख जाएंगी। लेकिन जब चुनाव की बात चलती है तो चुनाव के अंदर पाल, गोत्र और इसके साथ साथ तमाम सारी बातें देखी जाती हैं कि कौन सक्रिय या संभावित प्रत्याशी हो सकता है। क्योंकि हम बात आपसे करने चले हैं कि महिला शक्ति को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है और कौन सी महिला नेत्रियों को तैयार किया जा सकता है। तो मैंने आपको बताया, इसके अलावा अगर आप देखें, अभी हाल ही में जब भारतीय जनता पार्टी की जिले की कार्यकारिणी घोषित हुई तो उसके अंदर भी पहली बार 2-3 महिला नाम देखे गए, मनीष शर्मा, प्रीति ईरानी, इस प्रकार के नाम देखे गए। और अगर इससे पहले आप मान लें तो कभी हुआ यह करता था कि पार्टी का महिला मोर्चा सक्रिय हुआ करता था और महिला मोर्चा ही काम किया करता था। उस महिला मोर्चे के अंदर ही महिला पदाधिकारी हुआ करती थी। लेकिन अब विभिन्न जो पार्टी के चाहे वो मेन बॉडी है और चाहे उसके अलावा जो अन्य टीम है उनके अंदर भी अगर महिलाओं को भागीदारी दी जा रही है तो फिर मान लीजिए तैयारी ऐसी है कि महिलाओं को चुनाव के लिए भी तैयार किया जाए। और मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर पलवल जिले की 3 विधानसभा सीटों की बातें की जाएं और उसके अंदर कौन सी महिला नेत्री सक्रिय है उनकी बात की जाए तो पलवल जिले के अंदर मैंने कुछ नाम आपको गिनाए। एक ममता चौहान भी नाम हो सकता है, लेकिन मैं जो नाम बता रहा हूं आगे के लिए अब कि जिस पर आप सोच सकते हैं कि क्या उन पर भी दावेदारी हो सकती है। और राजनीति के अंदर माना यह जाता है कि जो व्यक्ति निरंतर आगे बढ़ रहा है या सक्रिय दिखाई देता है तो फिर उसकी तरफ ध्यान ज़्यादा होता है। पलवल जिले की अगर आप सीधे सीधे बात करें तो 3 विधानसभा क्षेत्रों में आप माने हथीन, होडल और पलवल, इन 3 विधानसभाओं में अगर देखें, हालांकि सक्रिय रूप से कोई महिला नेत्री दावेदारी ना कर रही हो, सामने नाम ना आ रहा हो कि कौन प्रत्याशी हो सकता है, लेकिन मैं आपको जो एक नाम बताने वाला हूं आपको चौंका भी सकता है। और आप मान लीजिएगा कि संभवतः कोई बड़ी बात नहीं है कि जब 2024 के लिए प्रत्याशियों की सूचियां बनने लगें और जब महिला नेत्री का नाम चले तो वो नाम भी आपको सामने दिखे। मैं आपसे बात करने चला हूं पलवल की जो महिला भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष रही हैं रश्मि सहरावत के बारे में। आजकल हरियाणा के अंदर वो जो भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा है उनको प्रमोशन भी मिली और उसकी सह कोषाध्यक्ष भी हैं। और इसके साथ साथ वो आजकल उन्हें अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चे का जींद जिले का प्रभारी भी बनाया गया है। आपसे जोर देकर इसलिए इस बात के लिए कहा कि क्या उन पर भी निशान हो सकता है, क्या वो कैंडिडेट हो सकती हैं। और मैंने आपसे कहा कि जब 2024 की सूची आएगी तो कोई नाम चौंका भी सकता है। तो जिस नाम की बात आपसे मैं कर रहा था, क्योंकि राजनीति के अंदर उनको ज़्यादा भागीदारी मिलती है जो पूरी तरह सक्रिय होते हैं। और राजनीति के अंदर जो व्यक्ति, चाहे राजनीति हो, समाज नीति हो, बिजनेस हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में जाए, एक पुरानी कहावत है कि जो दिखता है वो बिकता है, जो काम कर रहा होता है उसकी पकड़ होती है, उसकी पहुंच होती है। और मैंने आपसे इसलिए नाम लिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर, क्योंकि मान लें कि 2014 और 2019 के बाद से, यानी कि जब से मोदी युग भारतीय जनता पार्टी में आया, तब से आप मान सकते हैं कि पार्टी सक्रिय तो पूरी है, लेकिन जो पिछला टीम थी, जो पिछली टीम बनी, जो पिछला संगठन बना, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के, अगर पलवल जिले की हम बात क्योंकि आपसे कर रहे हैं, तो महिला मोर्चे की टीम भागीदारी भी और सक्रिय भी काफ़ी दिखाई दी। आपको अलग अलग स्थानों पर देखा जा सकता है कि महिला जो मोर्चा ने अपना मोर्चा पूरी तरह से संभाले रखा, चाहे वो रैलियां हो, प्रदर्शन हो या किसी प्रकार के कोई कार्यक्रम भी हो, महिलाओं की भागीदारी दिखती रही। और मैंने आपसे कहा था कि राजनीति के अंदर पाल, गोत्र, खाप, ये सब कुछ भी चला करता है। तो मैं आपसे हथीन विधानसभा की जो बात कर रहा था और मैंने आपको जो नाम बताया रश्मि सहरावत का, तो उसके पीछे अगर आप मान लें हथीन के अंदर जो पाल और गोत्र की राजनीति चलती है, तो लंबे समय से हथीन के अंदर डागर और रावत पाल की सक्रियता ज़्यादा चल रही है। और अगर हथीन के आप जाट समुदाय के विधायकों के नाम गिने तो उसके अंदर केहर सिंह रावत, भगवान साय रावत और आजकल प्रवीण डागर हैं। इससे पहले इनके पिता रामजीलाल डागर भी एक बार विधायक रहे। और इनके साथ साथ एक और भी नाम आता है जो सहरावत पाल के विधायक थे, हेमराज सहरावत। हेमराज सहरावत भी एक बार विधायक बने। और मान लें तो सहरावत पाल से विधायक अभी तक एक बार ही बना। पिछले दिनों कुछ मेरी नेताओं से चर्चा हो रही थी, कुछ उनमें जननायक जनता पार्टी से भी जुड़े हुए लोग हैं, कुछ उनमें बीजेपी से जुड़े लोग भी हैं, कुछ इनमें इनेलो से जुड़े हुए लोग भी हैं।
और ये बात चली थी कि खासकर जेजेपी के एक नेता से बात चल रही थी, डागरपाल के नेता हैं, तो उन्होंने मुझे कहा भी था कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने डागरपाल के या रावतपाल के किसी नेता को चुना तो फिर जननायक जनता पार्टी अगर अलग से चुनाव लड़ती है तो फिर सहरावतपाल से ला सकते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि खाप और पाल की बात खासकर चला करती है, और जो मैंने आपको नाम लिया रश्मि सहरावत, वो सहरावतपाल से ही आती हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए, क्योंकि राजनीति में नंबर 1 सक्रियता, नंबर 2 पाल और खाप की बात, और तीसरा जो मैंने आपको बताया कि युवा और महिला, इन पर आने वाले चुनाव में, क्योंकि 2029 का जो परिसीमन के बाद चुनाव होगा, मान लीजिए हरियाणा की 90 विधानसभाओं में 33% के हिसाब से 30 महिला विधायक बनती हैं, 30 महिलाओं को टिकट मिलना कंफर्म हो जाएगा, 30 महिला विधायक बनेंगी। और उसका अगर मान लें तो ट्रायल करते हुए, क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारतीय जनता पार्टी का ही लाया हुआ है, तो उस स्थिति में चलते हुए भारतीय जनता पार्टी इस तरफ पहले कदम बढ़ा सकती है कि 2024 के चुनाव में ही कमोबेश सभी जिलों के अंदर एक आध या लोकसभा स्तर पर एक दो महिला विधायकों को महिला विधायक बनाया जाए, यानी कि महिला नेत्रियों को आगे लाया जाए। और अगर महिला और युवा की बात चलेगी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी एक बड़े पदाधिकारी से एक बातचीत चल रही थी, तो उनका भी कहना था कि भाजपा का जो फोकस रहने वाला है आने वाले चुनावों के लिए, आगे के लिए, उसके अंदर महिला और युवा की एक खास भागीदारी रहने वाली है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या 2029 के चुनाव, जिसके लिए कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो पारित हुआ, जिसके हिसाब से 33% महिलाओं को आरक्षण मिलना है, क्या उसका ट्रायल हो सकता है? क्या भारतीय जनता पार्टी 2024 के विधानसभा चुनाव जब होंगे तो उसके अंदर क्या एक बड़े रेशियो में महिलाओं को भागीदारी या दावेदारी दे सकती है? और आपको क्या लगता है कि युवा और महिला की जो बात चल रही है, वो भावी भारत के, यानी कि जो भविष्य का भारत है, उसके निर्माण के लिए, जिसके लिए खासकर पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी एक ख्वाब संजोए हुए है, उसमें कितने कारगर हो सकते हैं? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इस प्रकार के वीडियोज और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।